अजीत को ये बात पहले से ही पता था कि माँ और बाबूजी के आने की खबर से दीपाली खुश नहीं होगी, पर वह इस कदर झुंझलाएगी और वातावरण को तनावग्रस्त कर देगी, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। पिछली बार वह जबलपुर गया था, तब उसने माता पिता के प्रति छोटी बहू कोमल का उपेक्षापूर्ण व्यवहार देखकर वह समझ गया था कि माता पिता वहाँ पर मानसिक रूप से कितने आहत हैं। यद्यपि वह जानता था कि उसकी पत्नी दीपाली के हृदय में भी सास ससुर के प्रति पहले जैसा आदर नहीं रह गया है, फिर भी वह चाहता था कि माता पिता उसके साथ रहें। पर माँ ने कहा, अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि हो जाए फिर आएंगे। अजीत हमेशा से माता पिता का आज्ञाकारी रहा। उसके पिताजी ने अपनी युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था उस युग में बिताई जब व्यक्ति ईमानदारी को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समझता था और लोग स्टेटस बनाए रखने की खातिर अनैतिक साधनों से धन अर्जित करने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं होते थे। अजीत को अक्सर याद आता कि जब वह छोटा था तो पिताजी को कुल 500 रुपये वेतन मिलता था, पर उस छोटी सी रकम में भी उनका जीवन कितना खुशहाल था। पिताजी उसके हर जन्मदिन पर एक नई पोशाक अवश्य खरीद कर लाते और मारे खुशी के वह पिताजी से लिपट जाता। माँ खीर व पूरी बनाती और दादा दादी माता पिता एक दूसरे से परिहास करते हुए खाना खाते। लेकिन आज तो घर की परिभाषा ही बदल गई है। घर पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गया है। दादा दादी को साथ रखने की बात तो दूर, माता पिता को भी अनावश्यक बोझ समझा जाता है। उसने तो सदा यही पढ़ा और सुना कि नारी संवेदनशील और भावुक होती है। फिर छोटे भाई की पत्नी कोमल और उसकी पत्नी दीपाली अपने सास ससुर के प्रति इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई है। आज वह प्रति माह नैतिक अनैतिक साधनों से हजारों रुपये अर्जित करता है। समय समय पर पत्नी और बच्चों को महंगे उपहार देता रहता है, पर उनकी आंखों में अतृप्ति की भावना झलकती ही रहती है। पिताजी सच ही कहा करते हैं, ऊपरी कमाई में बरकत नहीं होती, पर वह भी क्या करे। भौतिक सुखों के रंग में रंगी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताएं ही इतनी बढ़ गई है कि वेतन में गुजारा नहीं होता। रिश्वत लेने में मन जो अपराध बोध की भावना जन्म लेती है, उसे दूर करने के लिए वह भी यह सोचकर संतोष कर लेता है कि स्टेटस के लिए यह सब जरूरी है। पर कैसा स्टेटस, जिसे बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान को बेचना पड़ता है। वह इसी सोच में डूबा था कि दीपाली सामने खड़ी हो गई और अजीत के बालों को सहलाने लगी। लेकिन उसका यह स्पर्श भी अजीत को अपना सा नहीं लग रहा था। शादी के बाद के आरंभिक वर्षों में दीपाली को पैसों की ऐसी भूख नहीं थी। उन दिनों दीपाली बहुत खुश मिजाज थी। उसके होठों पर सदैव मुस्कान रहती थी। उन दिनों वह सास ससुर को माता पिता जैसा ही सम्मान देती थी। पर जब से अजीत की पदोन्नति हुई है और ऊपरी आमदनी कमाने के रास्ते खुलने लगे, तब से दीपाली की ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाने की हवस बढ़ने लगी और वह सास ससुर से भी पैसों की आशा करने लगी। दीपाली ने बच्चियों को कभी नहीं सिखाया कि वे दादा दादी का आदर करें। पिछले वर्ष जब अजीत के माता पिता उसके घर आए थे, तो अजीत के बेटे नुपुर ने पिता से पूछा, ये लोग अपने यहाँ क्यों रह रहे हैं। तब अजीत स्तब्ध रह गया था। सास ससुर के आने की खबर से दीपाली गंभीर हो गई। उसने पूछा, इनकी यहाँ आने की योजना कैसे बन गई। अरे भाई, मैंने उन्हें परसों फ़ोन कर दिया था कि वे यहाँ आ जाएं। वैसे भी कोमल के व्यवहार से वे वहाँ आहत हैं। यहाँ आ जाएंगे तो वातावरण बदल जाएगा। तुम भी तो कभी उन्हें लिखा करती थी कि यहाँ आ जाइए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। अब क्या हो गया। अजीत ने कहा, जैसे तुम जानते ही नहीं हो
कि क्या हुआ है। हाँ, साल भर पहले तक मैं उन्हें खिलाती थी, लिखती थी कि आप यहाँ आ जाइए, पर उस समय की बात अलग थी। तब उम्मीद थी कि वे प्लॉट की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पर कर देंगे और पुश्तैनी भवन में जो बंटवारा होगा उसमें से कम 3 फ्लैट तुम्हें ही मिलेंगे। पर जब से तुम्हारे भाई को व्यवसाय में 4 लाख रुपए का घाटा हुआ है, विरासत में संपत्ति मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कुछ मिलना होता तो सेवा भी कर देती। दीपाली झुंझला कर बोल दी। अपने पास कमी किस चीज़ की है? लाखों रुपये हैं, प्लॉट है, कार है। फिर यदि माँ बाप आर्थिक संकट में हैं तो उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। विरासत में संपत्ति नहीं दे सकते तो क्या उनसे संबंध तोड़ दूं? अजीत ने झुंझला कर कहा। तुम बने रहो श्रवण कुमार, पर मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे माता पिता के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाऊंगी। हो सके तो फोन करके उनसे कह दो कि वे ना आए। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है और किसी की सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। दीपाली ने आवेश में आकर कहा। जो भी हो, जब तक माँ और बाबूजी यहाँ रहेंगे तुम उनसे ऐसी कोई बात नहीं कहोगी जिससे उनका दिल दुखे। अजीत ने आवेश में कहा और वह क्लब चला गया। दीपाली भी झल्लाती हुई शाम के भ्रमण पर चली गई। अजीत के पिता रामप्रसाद जी ने अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वे तो स्वभाव से ही इतने निर्लिप्त थे कि यदि पत्नी जोर न देती तो वे ऋण लेकर मकान भी नहीं बनवाते। हाउसिंग बोर्ड से ऋण लेकर उन्होंने भवन बनाया जिसमें 4 फ्लैट थे। 25 वर्ष पूर्व उन्होंने 10,000 रुपये में एक प्लॉट खरीद लिया था जो अब 5 लाख रुपये का था। प्लॉट पर पहले से ही बड़ी बहू की गिद्ध दृष्टि थी और उसे आशा थी कि बिल्डिंग में से 3 फ्लैट उसके पति को अवश्य मिलेंगे। इसलिए वह सास ससुर से अनुरोध करती रही कि वे कुछ दिन उनके साथ भी रहें। पर अचानक देवर मनीष को व्यवसाय में 4 लाख रुपए का घाटा हो गया और घाटे की पूर्ति के लिए प्लॉट को बेचना जरूरी हो गया था। मनीष ने कोमल के साथ प्रेम विवाह किया था। कोमल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की युवती थी। उसने सुख व वैभव की जिंदगी जीने की खातिर मनीष को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनीष पर उसका ऐसा असर हो गया कि उसने माता पिता से साफ कह दिया, शादी करूंगा तो कोमल से ही, वरना कुंवारा रहूंगा। अंततः उन्हें मनीष को कोमल से शादी की अनुमति देनी पड़ी। भव्य आयोजन के साथ मनीष और कोमल की शादी हो गई। कोमल को उम्मीद थी कि प्लॉट और 2 फ्लैट की रजिस्ट्री उसके पति के नाम पर हो जाएगी। इसी उम्मीद से वह 2 वर्ष तक सास ससुर की उत्साहपूर्वक सेवा करती रही। कोमल एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दे चुकी थी। इसी बीच मनीष को कारोबार में 4 लाख रुपए का घाटा हुआ। मनीष इतना हताश हुआ कि घर बैठ गया। जिसके शेयर थे उन्होंने पैसे के लिए तगादे करने आरंभ कर दिए। कोमल ने जिस वैभव के सपने देखे थे वे चकनाचूर हो गए। अंततः आर्थिक रूप से संकट में फंसे मनीष को भावनात्मक संबल प्रदान करने की बजाय वह उसे व्यंग बाणों से घायल करने लगी। वह सीधे साधे सास ससुर को भी ताने देने लगी। जो बहू कभी सास ससुर को एक से एक व्यंजन बनाकर खिलाती थी उसे उनके लिए 2 समय की रोटी बनाकर देना भी भार स्वरूप लगने लगा। सास ससुर 12 बजे तक भूखे बैठे रहते और कोमल अपने लिए होटल से टिफिन मंगवाकर पेट भर खा लेती। सास के नेत्रों की ज्योति कम होती जा रही थी, फिर भी अपने और पति के लिए खिचड़ी या दलिया बना लेती थी। दोनों मानसिक रूप से टूट चुके थे, इसलिए बड़े बेटे के साथ रहना चाहते थे। जब वे अजीत के घर पहुंचे तो दीपाली ने अजीत की मौजूदगी को देखते हुए होठों पर मुस्कान लाकर उनका स्वागत किया। अजीत अपनी पत्नी के स्वभाव को समझता था, इसलिए इस बात का ध्यान रखता था कि माता पिता पौष्टिक आहार लें। रात को उनके लिए दूध की व्यवस्था करता था। दीपाली अपनी संवेदनशीलता खो चुकी थी। अजीत के सामने तो वह सास ससुर से
कुछ नहीं कहती थी, पर दोपहर में जब अजीत दफ्तर में होता था तो उन पर शब्दों के ऐसे बाण चलाती कि बूढ़े सास ससुर का हृदय आहत हो जाता। एक दिन उसने सास से कहा, अपने बेटे को बिगाड़ने में आपका हाथ रहा है। कारोबार में घाटा उसे हुआ और तनाव मेरे पति झेलते हैं। मेरी औलाद ऐसा करती तो मैं उसका गला दबा देती। आप इनसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं? यदि विरासत में संपत्ति नहीं दे सकती तो कम से कम मेरे पति को तो चैन से रहने दो। खबरदार, यह सब बातें उन्हें बताना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास के पास जवाब में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। शाम को जब अजीत दफ्तर से लौटा तो दीपाली ने एक नज़र सास पर डाली और पति से कहा, मैं कहाँ तक माताजी का मन बहलाऊं? मैं तो इनका अकेलापन दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। माताजी, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? दीपाली ने होठों पर कुटिल मुस्कान लाकर कहा। सास बहू के ऐसे व्यवहार को देखकर हतप्रभ रह गई। एक दिन सास अपनी दोनों पोतियों को गोद में खिला रही थी। उन्हें कहानी सुनाते हुए बोली, एक दिन एक राजकुमार आएगा और घोड़े पर बिठाकर तुम्हें ले जाएगा। दीपाली कुटिल मुस्कान लाकर बोली, और तुम्हारी दादी तुम्हें सोने से लाद देगी। क्यों माताजी? उसने ठहाका लगाया। सास स्तब्ध रह गई। वे सोचती हैं, जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो इसी बहू को समय समय पर कई गहने बनवाकर दिए थे। उसे बेटी से ज़्यादा स्नेह दिया, और आज जब वे आर्थिक रूप से असहाय हैं, बहू को कुछ देने की स्थिति में नहीं है, तो बहू उनके प्रति इतनी निर्मम हो गई है। क्या पैसा ही सब कुछ है? संवेदना, स्नेह का कोई महत्व नहीं? वे आंसुओं को रोक नहीं सकी। वृद्ध पति एकाएक कमरे में आ गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो गए। पत्नी के कंधों पर कुछ देर तक हाथ रखकर उसे सांत्वना देते रहे। कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। उनकी स्थिति भी तो ऐसे ही थी कि बहू घर से निष्कासित करना चाहती थी और वे बिन बुलाए अतिथि की भांति रह रहे थे। घुटन दोनों को महसूस हुई। थोड़ी देर पार्क में बैठे। उन्होंने पत्नी से पूछा। दोनों 2 घंटे तक पार्क में बैठे। पार्क में खेल रहे बच्चों की अटखेलियाँ से मन हल्का हुआ। जी चाहा कि पार्क में ही बैठे रहें, घर जाए ही नहीं, पर अंधेरा हो गया था। वे भारी कदमों से घर के अंदर आए। नौकर ने बताया कि साहब, मैडम और बच्चे शादी में गए हैं। उन्होंने यह सोचकर राहत की सांस ली कि चलो कम से कम कुछ देर तक तो बहू की आहत करने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान से बच गए। नौकर ने सुबह की बची ठंडी रोटियां और फ्रिज में से सब्जी निकालकर परोस दी। भैया, ये सूखी रोटी चबा नहीं पाते, थोड़ा दूध गर्म कर दो। वे बोली, माँ जी, दूध का एक भी पैकेट नहीं है। मेम साहब बोली थी कि शादी से खाना खाकर लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए दूध नहीं पियेंगे, पैकेट मत लाना। अब तो डेयरी भी बंद हो गई है। नौकर ने कहा, भैया ये 5 रुपये लो और आसपास के होटल से दूध ले आओ, ये दूध के साथ रोटी खा लेंगे। वह नौकर के सामने गिड़गिड़ाई। नौकर को दया आ गई और वह होटल से दूध ले आया। दूध ऐसा था जैसे पानी में दूध की बूंदें डाली गई हो। फिर भी दोनों ने उसमें रोटी मसल कर खा ली। उन्हें याद आया कि जब पति नौकरी में थे तो वे अपने रसोइये को गर्म और ताज़ा खाना देती थी, और आज उनका अस्तित्व नौकरों से भी गया गुजरा हो गया है। 2 बेटों की मां होने के बावजूद वे स्वयं को अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन नौकर नहीं आया था। अजीत दफ्तर की एक मीटिंग में गया था। दीपाली कॉफ़ी हाउस में नाश्ता करके आ गई थी। दीपाली ने 2 बजे तक खाना नहीं बनाया। वे हंसकर बोले, शायद बहू समझ रही होगी कि आज मेरा उपवास है, पर आज तो उपवास नहीं है। पर उसकी हंसी में उदासी साफ झलक रही थी। चिढ़कर दीपाली ने खिचड़ी बना दी। रात को दीपाली ने कहा, आप लोग भी अजीब हैं। आपकी यहाँ इतनी फजीहत हो रही है, फिर भी बेशर्मों के साथ यहाँ टिके हुए हैं।
अपना और अधिक अपमान नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ से रवाना हो जाइए। सास खामोश होकर सब कुछ सुन रही थी। सुबह उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब हम वापस जाना चाहते हैं। बेटा बोला, आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ के तनावपूर्ण वातावरण की अपेक्षा तो यहाँ शांति है। कुछ दिन और आराम कीजिए, अजीत ने कहा। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में सास ससुर पर कितने तीखे व्यंग बाण चलाती है। तुम और बहू हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, पर अब हमें अपने घर जाना है, पिताजी बोले। उनका दिल जानता था कि वह घर भी उनका अपना कहाँ रह गया है। उस घर पर भी तो छोटे बेटे और उसकी स्वार्थी बहू का दबदबा बना हुआ है। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपने तो मुझे सेवा का मौका दिया ही नहीं, दीपाली ने पति के सामने दिखावा करते हुए कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई खलनायिका जैसी बहू का ढोंग देखकर सास ससुर स्तब्ध रह गए। बस से लौटते हुए वे सोच रहे थे, उनकी वापसी अवश्य हो रही है, पर वे कहाँ जा रहे हैं? एक बहू के व्यंग बाण झेल कर दूसरी बहू के व्यंग बाणों से आहत होने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बेटों को जन्म दिया था? बड़े अरमानों से उनके लिए बहुएं लाए थे। बहुओं को बेटियों जैसा स्नेह दिया और बदले में क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। जीवन भर की कमाई से अपने लिए जो घरौंदा बनाया था, उसमें आज वे ही शांति से नहीं रह सकते। उन्हें याद आया, 25 वर्ष पूर्व उनके पड़ोसी वर्मा जी ने कहा था, आप तो 2 पुत्रों के पिता हैं। बेटों का बाप भाग्यशाली होता है। पुत्रों के प्रति उन्हें बहुत मोह था। इस मोह के कारण 3 बार पत्नी का गर्भपात करवा दिया था। तीनों बार गर्भ में कन्या थी। हर बार पत्नी फूट फूट कर रोई थी, पर उनका मन नहीं पिघला था। आज उनके बेटे बहुओं ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्हें लगा बस चलती रहे, वो यात्रा करते रहे। घर नाम की जगह से उन्हें डर लगने लगा था। उन्हें पता था घर पर उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर एक बेटी होती तो वे जरूर हमारा इंतजार करती, जिसे मैं अब चाह कर भी नहीं ला सकता। वे चश्मे के शीशे को पोंछने लगे, जो लगातार आंसुओं के बहने से धुंधले हो गए थे। पाठकों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।